भाई साहब, मैं इस देश का शायद पहला ऐसा इन्फ्लुएंसर हूं जो अंबेडकर राइट्स के सेपरेट इलेक्टोरेट के टॉकिंग पॉइंट्स के आज चीथड़े उड़ाने वाला हूं, वो भी ऐसे डेटा पॉइंट्स दिखा के जो आज तक आपको किसी इन्फ्लुएंसर, मीडिया पर्सनैलिटी या बुद्धिजीवी ने कभी जिंदगी में नहीं बताए होंगे। साथ ब साथ मैं अपनी वीडियो में काउंटर करूंगा ये दीपक डायलॉग्स भाई को, जिसने मेरे ऊपर एक रेफ्यूटेशन करते हुए वीडियो बनाई सपोजिटली। इसकी वीडियो का कैप्शन क्या है? रिस्पॉन्ड ऑन प्योर इकोनॉमिक्स फर्जी क्लेम। मैंने इस भाई की पूरी वीडियो देखी और इसने मेरे सिर्फ एक सो कॉल्ड फर्जी क्लेम को रिफ्यूट करा। 6 मिनट लंबी वीडियो में इसने एक क्लेम को फर्जी बोला है, और वो फर्जीवाड़ा इसने किसको बोला जरा देख लो। समाज के अंदर दलाल पैदा होंगे, और वो कैसे दलाल तुम आगे देखना। क्योंकि इस मेमोरेंडम में आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि अंबेडकर साहब खुद क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के जो रिप्रेजेंटेशन का ऑपोजिशन है वो हिंदूज की तरफ से नहीं आता। भाई हिंदू क्वार्टर्स नहीं अपोज कर रहे रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का, जो अंबेडकर जी चाह रहे थे अपने मेमोरेंडम में। कह रहे इसको अपोज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिशर्स ने डॉक्टर अंबेडकर की सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था। बस गांधी न मर जाएं, इस वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने उसको खुद ही पीछे खींच लिया। कुछ भी बोल दो, कुछ भी स्क्रीनशॉट लगा दो, कौन वेरीफाई कर रहा है? सब ढक्कन बैठे हैं। जब तुम्हारी रिसर्च ही सो कॉल्ड गांधीवादी दलाल रामचंद्र गुहा, इरफान हबीब और इंस्टाग्राम के गांधीवादी पेजों से होगी तो अपने मुंह से तुम हगोगे ही ना। अब यहां पर मेरा आप सबसे निवेदन है, जिन लोगों के नेत्र चक्षु काम कर रहे हैं, जो लोग नेत्र बाधित नहीं है, गूगल पे जाओ और सर्च करो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 10, पेज नंबर तक यहां पर मेंशन्ड है 422, और देखकर बताओ कि ये स्क्रीनशॉट मैंने जो लगाया ये फर्जी है या असली है। खुद वेरीफाई कर लो आप लोग। मतलब ये इतना बड़ा ढक्कन और अकल से पैदल इंसान है, जिस अंबेडकर जी को ये डिफेंड करने चल रहा है, इसने उनकी राइटिंग्स ही नहीं पढ़ी और ये बता रहे कि स्क्रीनशॉट फर्जी है। मैं तो यहां पर इसको खुला चैलेंज दे रहा हूं और आप सबको बोल रहा हूं, अगर मैं यहां पर गलत हुआ तो मैं मुर्गा बनकर सॉरी बोल के वीडियो डालूंगा। अगर ये गलत है तो इससे बोलो ये मुर्गा बन के अपनी वीडियो रिकॉर्ड करे, जिससे बोले सॉरी केशव भाई गलती हो गई, माफ कर दो मेरे को, और उसके बाद जाकर ये हिम्मत भी करे मेरे ऊपर कोई वीडियो बनाने की। ये तो इनका इंटेलेक्चुअल लेवल है। अब मैं कहां की बात कहां जोड़ रहा है? ये मेमोरेंडम से बात आती है 1942 में जो लिखा गया है। सेपरेट इलेक्टोरेट की जो ये बात कर रहा है वो 1932 की बात है। अब कैन यू इमेजिन दिस? अब आते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट के घिसे पीटे राग के ऊपर। भाई अंबेडकराइट इन्फ्लुएंसर्स, नेता, बुद्धिजीवी और यहां तक कि बड़े बड़े स्कॉलर्स पता नहीं ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि गांधी जी ने पता नहीं कौन सा हक मार दिया दलितों का पूना पैक्ट करके। मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं। भाई जब अंग्रेज सरकार हुआ करती थी यहां पर, उन्होंने एक प्रपोजल दिया जिसको कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 71 सीट्स रिजर्व होगी डिप्रेस क्लासेस के लिए, जिसको गांधी जी ने बढ़ाकर 148 कर दिया, 148, दुगने से ज्यादा। अंबेडकराइट लोग कहते हैं कि हम पे एहसान कर दिया, डबल से ज्यादा कर दी। तो हमें तो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था जो कम्युनल अवार्ड दे रहा था, आपने वो हमसे छीन लिया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब कि उन 71 सीट्स में दलित कैंडिडेट्स ही खड़े हो सकते थे और उनको वोट भी सिर्फ दलित ही डालते। तो ये चाह रहे थे अंबेडकर और अंबेडकराइट नेता। लेकिन गांधी जी ने क्या करा? उन्होंने कहा 148 सीट ले लो, इवन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 18 से 19% रिजर्वेशन ले लो, लेकिन ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगी, वो भी ऐसी वैसी नहीं, जिसमें 2 फेजेस में चुनाव होगा। अब ये 2 फेज क्या होने थे? 2 फेज उन्होंने सजेस्ट करा कि पहले दलित लोग आपस में ही चुनाव करेंगे 4 लोगों का, जो चारों दलित होंगे, और जिसपे वोट भी दलित लोग ही डालेंगे, जिससे एक फिल्टरिंग क्राइटेरिया बन जाएगा। उसके बाद ये 4 लोग खड़े होंगे जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसमें कास्ट हिंदूस और दलित्स दोनों मिलकर वोट करेंगे। तो भाई जब उन्होंने एक फिल्टर क्रिएट कर लिया कि प्राइमरी इलेक्शन इज एसेंशियली सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि दलित ही चुन रहे दलितों को, उसमें 4 तुम फिल्टर आउट कर भेजोगे, उसके बाद जो उन पे वोट पड़ेंगे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन नहीं, फिर भी बोलेंगे कि नहीं, कास्ट हिंदूस क्या कोशिश करेंगे कि उन 4 में भी उनको चूज करे जो कास्ट हिंदूस के हित के साथ ज्यादा अलाइन करते हैं और जो दलित इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो भाई साहब मैं आपको बताता हूं इंपेरिकल रियलिटी में हाउ डिड पूना पैक्ट एक्चुअली प्ले आउट। सबसे पहले तो इस 4 के मुद्दे पे आ जाओ। इसके ऊपर कंफ्यूजन थी कि यहां पर 4 का मतलब क्या होगा, जो प्राइमरी इलेक्शन होगा दलितों का, मैक्सिमम 4 या मिनिमम 4। हिंदू पार्टी का मत था कि मिनिमम 4 खड़े होने चाहिए। अंबेडकर ने कहा नहीं, मिनिमम नहीं मैक्सिमम होने चाहिए 4। और उनका आर्ग्यूमेंट क्या था? कह रहे अगर एक बंदा खड़ा होगा प्राइमरीज में तो वो बंदा स्टॉन्चेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा ऑफ दलित इंटरेस्ट। नोट कर लो इस बात को, ये लास्ट हाइलाइटेड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इट इज ऑब्वियस दैट इफ देयर इज ओनली वन कैंडिडेट इन द पैनल देन ही वुड बी द स्टॉन्चेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल एंड वर्स्ट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द कास्ट हिंदूस, या फिर हिंदूस। ठीक है, ये अंबेडकर साहब का खुद आर्ग्यूमेंट है। फिर उन्होंने एक एडिशनल थ्योरेटिकल पॉइंट यहां पर ये जोड़ा कि अगर 2 दलित कैंडिडेट खड़े होंगे प्राइमरीज में, तो उनमें से एक होगा जो पहले वाले से थोड़ा सा कम प्रो दलित होगा और वो थोड़ा ज्यादा प्रो कास्ट हिंदूस होगा। 3 कैंडिडेट अगर खड़े होंगे तो उनमें से एक ऐसा होगा जो 2 के मुकाबले थोड़ा कम प्रो दलित होगा और थोड़ा ज्यादा प्रो कास्ट हिंदूस होगा। अगर 4 खड़े होंगे तो जो चौथा बंदा होगा वो तीनों के मुकाबले थोड़ा कम प्रो दलित होगा और थोड़ा ज्यादा प्रो कास्ट हिंदूस होगा।
अंबेडकर जी का कहना था कि हिंदू पार्टी मिनिमम 4 इसलिए बोल रही थी कि वो 10 तक अगर खींच कर ले जाती तो 10वां कैंडिडेट जो लीस्ट पॉपुलर होता दलित्स में, जब कंबाइंड सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन होता जिसमें कास्ट हिंदूज और दलित दोनों वोट करते, उस 10वीं पोजीशन वाले को कास्ट हिंदूज वाले जिता देते। तो भाई ये तो जमता नहीं, तो इस वजह से अंबेडकर जी ने कैप रख दिया मैक्सिमम 4, और अगर 4 से कम हुए तो प्राइमरी इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ये 4 हुए तो प्राइमरी इलेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई 4 ही जाएंगे सक्सेसिव इलेक्शन में। तो ये अंबेडकर साहब को बड़ी संतुष्टि हुई, मैंने मैक्सिमम 4 करवा दिया। अब भाई इस लॉजिक के हिसाब से प्राइमरी इलेक्शन में जिस 4 में से जिसको सबसे कम वोट पड़े होंगे दलितों के, नेक्स्ट स्टेज में कास्ट हिंदूज को उसको जिताना चाहिए था, और जिस बंदे को हाईएस्ट पड़े होते उसको लास्ट आना चाहिए था। पर क्या वाकई एक्चुअली हुआ ऐसा? इंपेरिकल रियलिटी क्या हुई एक्चुअल में? इलेक्शन के रिजल्ट्स कैसे प्ले आउट हुए? तो 1936-37 में जो चुनाव हुए उसमें रिजर्व सीट थी दलितों के लिए 151। 151 कैसे? भाई बिहार को डिवाइड कर दिया था, उड़ीसा एक नया प्रोविंस बना था, तो 3 सीट और जुड़ गई थी, तो 148 से बढ़कर 151 हो गई। नाउ पे अटेंशन, इस 151 रिजर्व सीटों में मात्र 31 सीटों पे प्राइमरी इलेक्शन हुए। 120 सीटों में प्राइमरी इलेक्शन ही नहीं हुए, क्योंकि वहां पर 4 से ज्यादा कैंडिडेट खड़े ही नहीं हुए। तो वहां तो कास्ट हिंदूज का कोई रोल ही नहीं है, वहां तो आप ही अपने बंदे खड़े करके भेज रहे हो, और 4 से ज्यादा हो ही नहीं रहे वहां पर खड़े। तो फाइनल इलेक्शन में जब वोटिंग होगी, कास्ट हिंदूज को क्या पता चल रहा है मोस्ट प्रो कास्ट हिंदू कौन सा बंदा है दलित कैंडिडेट? क्योंकि प्राइमरी के रिजल्ट तो है ही नहीं सामने। ये भी छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूं बात, हियर इज द सरप्राइजिंग फैक्ट फॉर यू। इन्होंने कहा था ना कास्ट हिंदूज डोमिनेट कर जाएंगे, भाई सब कास्ट हिंदूज को कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया फाइनल इलेक्शन में वोट डालने का। 151 में से 110 सीटों में एक भी कास्ट हिंदू ने वोट ही नहीं डाला अपना। तो फाइनल इलेक्शन में 151 में से जो 110 जीत कर आए, वो सिर्फ और सिर्फ दलित वोट से ही जीत कर आए थे। तो दिस वाज डी फैक्टो इन इफेक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट। मेरे भाई ये बताते ही नहीं है कोई बात। और अंबेडकर जी क्या बोल रहे हैं? क्योंकि उन 151 सीटों में 139 पे कांग्रेस ने सीट पे चुनाव लड़ा और 78 जीती, तो अंबेडकर जी के लॉजिक के हिसाब से 151 माइनस 78 73, तो जिन पे कांग्रेस लड़ी वहां पर ट्रू रिप्रेजेंटेशन दलित्स का हुआ ही नहीं बाय डेफिनेशन। अपने आप ही कुछ भी बोल दो भाई, अगर आप बाय डेफिनेशन ये बोल रहे हो कि कांग्रेस जहां चुनाव जीतती है वहां ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता दलित्स का, आप होते कौन है ये बात बोलने वाले? भाई दलित लोग ही डिसाइड करेंगे उनका ट्रू रिप्रेजेंटेटर कौन है, ये आप डिसाइड कर लोगे खुद से। अभी मैंने आपको दिखाया कि 151 में से 110 सीटों पे तो कास्ट हिंदूज ने वोट ही नहीं डाले, तो वहां तो दलित खुद अपनी रिप्रेजेंटेशन से जीते। तो अंबेडकर साहब का ये जो क्लेम है कि इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन तो सिर्फ 73 पे हुई, इसका कोई आधार ही नहीं है, ये झूठ है, सरासर झूठ है। और सोच रहे कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर हमें कम्युनल अवार्ड देता तो उसमें हमें 71 मिल रही थी, तो भाई ये तो हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो गई। भाई 110 मिल गई आपको जहां कास्ट हिंदूज ने वोट ही नहीं डाला, एटलीस्ट कह रहा हूं मैं। और इस बात का क्या आधार है? अगर कम्युनल अवार्ड होता लेट से और सेपरेट इलेक्टोरेट होती तो वहां कांग्रेस अच्छा नहीं परफॉर्म करती। बाकी सेपरेट इलेक्टोरेट भी एग्जिस्ट करती थी, सिखों की थी, मुस्लिम्स की थी, वहां तो बहुत अच्छा परफॉर्म करा कांग्रेस ने। तो आपके पास रीजन क्या है बोलने का कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होती तो कांग्रेस वहां पर अच्छा नहीं परफॉर्म करती? और बाय डेफिनेशन ही आपने बना दिया कि अगर कांग्रेस कहीं जीत रही है तो वहां ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं रहा दलितों का। क्यों? क्योंकि वो तो हिंदू पार्टी है। कुछ भी। फिर अब 1945 और 46 का इलेक्शन देख लो, वहां भी 151 सीट रिजर्व थी। 45 सीटों पे सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा हुआ प्राइमरीज में। और अंबेडकर साहब का लॉजिक क्या था? याद करो फिर से, पढ़ लो फिर से। इट इज ऑब्वियस दैट इफ देयर इज ओनली वन कैंडिडेट इन द पैनल देन ही वुड बी द स्टॉन्चेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल्स। और इस 45 में से 43 कौन थे? कांग्रेसमैन, दलित कैंडिडेट्स एसोसिएटेड विद कांग्रेस। समझे इस बात को? ही नहीं समझे अब भी? 45 में से 43 कांग्रेस जीत गई जहां एक ही बंदा खड़ा हुआ। फिर उसके बाद 63 सीटों में चुनाव हुए जहां पर एक से ज्यादा खड़े हुए लेकिन 4 से कम खड़े हुए, तो प्राइमरी इलेक्शन ही नहीं हुए वहां पर। वहां भी बड़ी संख्या में कांग्रेस जीत गई, 60 सीटें 63 में से कांग्रेस जीत गई, तो 108 तो ये हो गई। 45 प्लस 63 108, 151 में से 108 घटाओ कितनी बची? 43 सीटें, 43 सीट्स में प्राइमरी इलेक्शंस हुए। उसका एनालिसिस देख लो भाई, वापस से रिकॉल करो अंबेडकर साहब का लॉजिक क्या था कि प्राइमरीज में दलित जिसको हरवाएंगे 4th पे आएगा, कास्ट हिंदूज फाइनल इलेक्शन में उसे जितवा देंगे। और जो उनका फर्स्ट कैंडिडेट होगा जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे वो इलेक्शन में या तो हार जाएगा, सबसे लास्ट आएगा। तो भाई इंपेरिकली टेस्ट कर लो ना इस बात को। 43 सीट जहां पर प्राइमरी इलेक्शन हुआ, उनमें से 25 सीटों में वो कैंडिडेट जीता जो प्राइमरीज में फर्स्ट आया था। दिस इज ऑलमोस्ट 60% ऑफ द सीट्स। वहां पर ऐसा बंदा जीत रहा है जो प्राइमरीज में भी फर्स्ट आया था। 12 ऐसे कैंडिडेट जीते फाइनल इलेक्शंस में जो प्राइमरीज में सेकंड आए थे। 3 ऐसे जीते जो प्राइमरीज में थर्ड आए थे। 90% तो यही कवर हो गया। तो आपकी बात का आधार क्या था? किससे कहानी? आप जो मर्जी बेच लो। और अंबेडकर साहब की पता कितनी सीट आई इस इलेक्शन में? 151 रिजर्व सीटों में कांग्रेस जीती 142। अंबेडकर जी की पार्टी पता कितनी जीती? 2। कितनी? 2। तो उन्होंने जस्टिफाई कैसे करा इसको
यार हमारी पार्टी जीत जाती, हमारा बंदा जीत जाता, क्योंकि प्राइमरीज में तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा पर फाइनल में हार गए। अरे भाई इंपेरिकल रियलिटी क्या है आपके पास, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एविडेंस क्या है? अभी आपको बताया 43 सीट जिसमें प्राइमरी इलेक्शंस हुए, उसमें 25 तो वो थे जो प्राइमरी में फर्स्ट आए, 12 वो थे जो सेकंड आए, 3 वो थे जो थर्ड आए। तो अंबेडकर साहब की बातों का कोई आधार ही नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं। अब दिक्कत क्या अंबेडकर के साथ, क्योंकि इन्होंने अंबेडकर जी के अलावा किसी को पढ़ा ही नहीं है, और ये दीपक डायलॉग्स ने तो अंबेडकर जी को भी नहीं पढ़ा। अभी मैंने दिखा दिया आपको, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, वॉल्यूम 10 से है, कलेक्टेड राइटिंग ऑफ अंबेडकर या फिर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस की वॉल्यूम 10, पेज नंबर लिखा हुआ है, और कह रहा है कुछ भी स्क्रीनशॉट लगा दो। इसका मतलब इस जाहिल अनपढ़ ने वो पढ़ा ही नहीं, अंबेडकर जी को पढ़ के नहीं आया ये। और ये बात इससे भी पता चल रही है कि वो डॉक्यूमेंट 1942 का है, और ये रिफर कर रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट वाली डिस्कशन को जो 1930 में हो रहा है, 32 में हो रहा है। आई मीन जस्ट इमेजिन, ये तो हाल है इन लोगों के। प्रॉब्लम क्या है, अंबेडकर राइट्स कभी भी हिस्ट्री में कुशल हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इन्हें हर बात में रिफर किसको करना है? डॉक्टर अंबेडकर ने ये बोला था, बाबा साहब ने ये बोला था। अरे भाई उन्होंने जो बोला सो बोला, वो कोई फाइनल वर्ड नहीं है, ना ही वो कोई रिलीजियस बुक्स है उनकी राइटिंग्स। आपको असेस करना पड़ेगा इंडिपेंडेंटली, जो बोला उन्होंने सही बोला नहीं बोला, दिखा दिया मैंने आपको कितना सही बोला। क्या उन्होंने एक्सक्यूजेस बनाए कि मैं चुनाव क्यों हार गया, और सेपरेट इलेक्टोरेट पे अड़े रहे, सेपरेट इलेक्टोरेट, हमें तो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला। कभी आप अंबेडकर जी की राइटिंग से बाहर निकलो, रियलिटी को चेक करो, तब तो आपको पता चलेगा। अब हमारी बदकिस्मती, हम ऐसे अनपढ़ों के साथ भिड़ रहे हैं। और सारे स्वर्णवादी कांग्रेसियों को इस बात का डर था कि डॉक्टर अंबेडकर अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर आ गए तो वो ऐसे लॉ लेके आएंगे जो एंटी कास्ट को प्रमोट करेंगे, वो एंटी कास्ट मूवमेंट को चालू कर देंगे लॉ के जरिए। अबे जोकर आदमी, अंबेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेकर कौन आया? कांग्रेस। कैबिनेट में रखा किसने अंबेडकर जी को? कांग्रेस ने। कुछ भी बकवास फैले जा रहा है। अरे भाई अंबेडकर साहब जो अपनी सीट जीते थे जैसे तैसे करके बंगाल से, वो तो ईस्ट पाकिस्तान में चली गई थी। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने कह के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के चीफ मिनिस्टर को, बीजी खेर को, बोला कि भाई नेसेसरी अरेंजमेंट्स कराओ, और कांग्रेस पार्टी के बंदे को पीछे बिठवाया और अंबेडकर साहब को सीट जितवा के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेकर आया और फिर लॉ मिनिस्टर बनाया। किसी ने फांसी डाली थी क्या कांग्रेस के ऊपर ये सब करने की? अंग्रेज क्या बोलकर गए थे कि अगर डॉक्टर अंबेडकर को लॉ मिनिस्टर नहीं बनाओगे तो हम तुम्हें आजादी देकर नहीं जाएंगे, इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं रखोगे तो हम नहीं छोड़कर जा रहे। ऐसे अनग्रेटफुल लोग जिन्होंने कभी इतिहास नहीं पढ़ने की कोशिश करी, बकवास फैलते रहते हैं। अंबेडकर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी उल्टा सीधा बोला, कांग्रेस को भी गांधी जी को भी। उसके बाद कांग्रेस में इतना विशाल हृदय रहा कि उन्होंने उनको ऑन बोर्ड कर लिया। फिर भी जस्ट इमेजिन दैट। पर क्योंकि आप अंबेडकर जी को ही पढ़े जा रहे हो और वो उल्टा सीधा बोले जा रहे हो कांग्रेस को, तो आप रियलिटी से बहुत कोसों दूर हो, आपको पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा असलियत में। फिर डॉक्टर अंबेडकर को दोबारा बंगाल की सीट से राज्यसभा भेजा गया, जो कि बाद में बॉम्बे में शिफ्ट हो गई थी। शाबाश मेरा लाल, मतलब रियलिटी की ऐसी तैसी मार दो, खुद को दिलासा देने के लिए, कुछ करने के लिए। कह रहा है कि बंगाल की सीट शिफ्ट हो गई थी बॉम्बे में। अब तेरे घर का मेज कुर्सी पलंग है क्या ये कि शिफ्ट हो गई थी बॉम्बे में? कोई शिफ्ट नहीं हुई थी, वो सीट खत्म हो गई थी क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में चली गई थी। फिर कांग्रेस ने अपने बंदे को कह के, एमआर जयकर को कह के सीट खाली करवाई और अनअपोज्ड कांग्रेस के सपोर्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर जी को भेजा, और फिर नेहरू ने अपने कैबिनेट में लिया बाय हिज ओन डिस्क्रिप्शन। कुछ भी मतलब जड़ दो बातें अपनी थैंकलेसनेस दिखाने के लिए। डर लग रहा था कांग्रेस वालों को, क्या होगा अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर जी होगा। वो कांग्रेस ने भिजवाया, नेहरू ने लिया अपनी कैबिनेट में, कोई उनको कंपल्शन नहीं थी ये सब काम करने की। पता नहीं क्या दिलासा देते ये लोग अपने आप को। अब पता है ये क्या दिलासा देगा, ये वीडियो भी देखकर, ये स्निपेट को देखेगा, कहेगा ये तो रामचंद्र गुहा की किताब से है, रामचंद्र गुहा तो सवर्णवादी है। तथ्य नहीं देखेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या, इतिहास क्या है, चाहे वो जहां मर्जी से आ रहा है, चाहे सवर्णवादी से आ रहा है, अवर्णवादी से आ रहा है। खुद एग्जामिन करो ना कि बात सच है या नहीं है, किस मर्जी से रही है। पर ये बोल के दिलासा दे देंगे खुद को। मैं तो कह रहा हूं जब तक ये दीपक डायलॉग्स भाई कैमरे पे अपनी वीडियो नहीं रिकॉर्ड करता, मुर्गा बन के मेरे से माफी नहीं मांगता, केशव भाई सॉरी मेरे को माफ कर दो, गलती हो गई मेरे से, तब तक तो मैं इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करूंगा। ये बंदा अपनी वीडियो में मेरे को क्या क्या बोल रहा है, दलाल, ढक्कन, कह रहा है मैं मुंह से हगता हूं, और फिर कमेंट में क्या बोल रहा है, प्लीज केशव को गालियां मत दो, गाली मत दो प्लीज। ये बंदे की खुंदक पता कहां से आ रही है? इसने मेरे को बहुत बारी, मतलब 2-3 बारी एटलीस्ट रिक्वेस्ट करा कि हाय केशव भाई, हेलो भाई, प्लीज आ जाओगे क्या, पॉडकास्ट करते हैं ना दोनों। तो मैंने दूर से ही समझ लिया था ये कैसा आदमी है। मैंने इसको भाव ही नहीं दिया, इसको घास ही नहीं डाली, वो एक खुंदस निकाली है इसने अपनी वीडियो में। निकाल ले भाई, जब तक तेरी सॉरी की वीडियो नहीं आएगी ना मुर्गा बनकर, तब तक तो तू उम्मीद भी मत करने तेरे को कोई जवाब दूंगा मैं। बाकी आप सब लोग अगर चाहो तो सेपरेट इलेक्टोरेट पे मैंने कल 1 घंटे से ऊपर की अपनी यूट्यूब लाइव करी है, आप वो जाकर देख सकते हो। उसमें डिटेल में मैं सेपरेट इलेक्टोरेट के मुद्दे पे गया हूं। बाकी जिन लोगों को मेरा काम पसंद आता है सपोर्ट जरूर करो, और पेज को फॉलो जरूर कर देना, सब जगह फैला दो ये वीडियो, और सारे अपने दलित दोस्तों को भी भेज दो।